शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 26 शौर्य को घेर लिया। एक इंसान की असली ताकत उसके बढ़ी हुई शक्तियों से पता नहीं चलती बल्कि उनका इस्तेमाल करने की स्किल्स से पता चलती है। ये इसी से साबित हो जाता है क्योंकि हेमंत शौर्य से शक्ति के स्तर में ज्यादा था और उसका डिफेंस भी काफी मजबूत था, पर वो अपनी शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाता और शौर्य उससे कमजोर होने के बाद भी अपनी शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल करके उसे मौत के घाट उतार देता है। मरे हुए हेमंत को मूशे के लोग उठाकर उसके पास उसके घर में ले आते हैं। अपने भाई को मरा देखकर मूशे पागल सा हो जाता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। हेमंत के साथ ऐसा किसने किया? मूशे गुस्से से चिल्लाकर पूछता है। सिपाही डरते हुए बताते हैं, हुजूर वो शौर्य सेन था, उसी ने बॉस की ये हालत की। ये सुनकर मूशे का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है, उस हरामजादे की इतनी हिम्मत हो गई, मैं उस हरामजादे को टुकड़ों में बांट दूंगा। मूशे आगे ऑर्डर देते हुए कहता है, सब ध्यान से सुनो, जितने भी 5 स्टार से ऊपर है वो सब कल साथ में पहाड़ों की तरफ जाएंगे। अगर तुम्हें वो शौर्य सेन दिखे तो तुरंत सीटी बजाकर हमें बता देना। सभी सिपाही साथ में जवाब देते हैं, जैसा आप कहें जोहर। मूशे अब गुस्से में दांत भींचते हुए कहता है, तेरे दिन अब खत्म हो गए पिल्हे। दूसरी तरफ सिया अपने कमरे में थी और एक लेटर पढ़ रही थी जिस पर लिखा हुआ था, शौर्य सेन ने भेड़ियों के समुदाय के तीसरे बॉस को खत्म कर दिया है। ये पढ़कर सिया काफी खुश होती है और कहती है, शौर्य सेन तुम सच में ही एक जीनियस हो, तुमने एक ही महीने में हेमंत को मौत के घाट उतार दिया, फिर तो जरूर तुम 8 स्टार पर पहुंच गए होंगे। तभी बाहर से दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है। सिया पूछती है, क्या हुआ? बाहर से एक औरत जवाब देती है, मिस्टर यमन सिंह आ गए हैं। ये सुनकर सिया दरवाजे के पास आती है और दरवाजा खोल देती है। सामने ही एक 40 साल से ऊपर का आदमी खड़ा हुआ था। मिस्टर यमन अंदर आइए, सिया उन्हें अंदर आने के लिए कहती है। यमन अंदर आते हुए सिया से पूछता है, मिस सिया अब आप कैसा कर रही है? सिया जवाब देती है, सब ठीक चल रहा है। यमन सिंह मेज के पास कुर्सी पर बैठ जाता है और सिया उनके लिए कप में चाय घालकर उन्हें देते हुए पूछती है, यमन सिंह जी मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? यमन सिंह इस पर सिया से पूछता है, मिस सिया मुझे लगता है कि आपने भी उस शौर्य नाम के लड़के के बारे में सुना होगा, सही कहा ना? सिया हाँ में गर्दन हिला देती है और यमन सिंह आगे पूछता है, देख जाए तो जब आप पहाड़ों में खजाना ढूंढने के लिए गई थी तब ये लड़का भी आपके साथ था ना? सिया जवाब देते हुए बताती है, यमन सिंह जी मुझे लगता है कि आप गलत हैं, मैंने बस शौर्य के साथ रास्ता पार किया था, मैं अपने ग्रुप से बिछड़ गई थी और उस वक्त शौर्य ने मुझे बचाया, हमने कोई भी खजाने को खोजने की कोशिश नहीं की, मुझे माफ करना पर हमने किसी भी खजाने को नहीं देखा। सिया आगे बताती है, लेकिन मैंने सुन था कि हमारे वापस आ जाने के बाद भेड़ियों के समुदाय वाले अचानक से वापस चले गए थे, शायद उनको कुछ मिल गया होगा। अच्छा क्या सच में? यमन सिंह पूछता है। सिया जवाब देती है, हाँ सच में। सिया आगे सलाह देते हुए बताती है, अगर आपको किसी खजाने में दिलचस्पी है तो आपको बचे हुए दोनों बॉस से जाकर पूछना चाहिए और देखना चाहिए कि उन्हें क्या मिला है। ये सुनकर यमन सिंह सोच में पड़ जाता है और फिर हंसते हुए वहां से उठकर कहता है, हाँ 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 हाँ, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर यमन सिंह वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद सिया दरवाजा बंद करके उसी से कमर लगाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, शौर्य तुम कहाँ हो? शौर्य वही जंगल में ही नदी के पास खड़ा हुआ था, वो अभी मेडिटेशन करके ही उठा था। तभी मास्टर पुकारते हैं, शौर्य। शौर्य एकदम से घबरा सा जाता है और साइड में देखता है, मास्टर उसके साइड में ही खड़े हुए थे। शौर्य पूछता है, क्या हुआ मास्टर? मास्टर याद दिलाते हुए बताते हैं, तुम्हें पता है ना कि इस सब के बाद अब तुम्हारे पीछे ताकतवर लोग लग जाएंगे और तुम्हें उन ताकतवर लोगों का सामना करना पड़ेगा। शौर्य जवाब देता है, मैं जानता हूँ मास्टर। ठीक है तो तलवार मुझे दो, मास्टर कहते हैं। शौर्य तुरंत तलवार पीठ से हटाकर अपने दोनों हाथों पर रखकर मास्टर के पास ले आता है और मास्टर तलवार ले लेते हैं।
नदी के बीचों बीच एक पत्थर का गोल गोला बना हुआ था। मास्टर तलवार लेकर उस गोले की तरफ उड़ जाते हैं और तलवार को उसके अंदर गाड़कर अपने दोनों हाथों से तलवार का हैंडल पकड़कर अपनी ऊर्जा एकदम से छोड़ते हैं। इससे नदी का पानी भी हिला जाता है। मास्टर अब सीधा तलवार को लेकर ऊपर हवा में उड़ते हैं और अपनी शक्ति अपने हाथ में भरकर तलवार के ऊपर हाथ फेरते हैं। ऐसा करने से तलवार के ऊपर आग की लकीरें बन जाती है और तलवार के अंदर से भी आग निकलने लगती है। ये देखकर शौर्य कहता है, मास्टर की ताकत तो सच में बहुत डरावनी है, अब तो मुझे भी इनसे डर लगने लगा है। मास्टर तलवार को चलाना शुरू करते हैं और जैसे जैसे वो तलवार को चलाते हैं नदी में वैसे ही लहर बनने लगती है। शौर्य ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी मास्टर तलवार से ऊपर हवा की तरफ वार करते हैं और नीचे नदी में से खंभों की तरह पानी की लहर उठकर सीधा ऊपर की तरफ जाती है। मास्टर तलवार से अब नीचे नदी की तरफ वार करते हैं और नदी का पानी ऊपर हवा में करीब 60 फीट उछल जाता है, बिल्कुल सुनामी की लहरों की तरह। शौर्य भी चौंक कर कहता है, तो ये है इस वार की असली ताकत। मास्टर आग से जलती हुई तलवार को ऊपर हवा में उछाल देते हैं और शौर्य के पास आ जाते हैं। तभी तलवार भी सीधा उनके पास आकर नीचे जमीन में गड़ जाती है। शौर्य काफी ज्यादा हैरान था और मास्टर उससे कहते हैं, मेरे पास आओ। शौर्य मास्टर के पास आ जाता है और मास्टर अपनी उंगली जैसे ही उसके माथे पर रखते हैं तो वो टेक्निक अपने आप शौर्य के दिमाग में भरनी शुरू हो जाती है। मास्टर बताते हुए कहते हैं, हालांकि ये टेक्निक अभी लो लेवल की है पर ये तुम्हारे साथ साथ आगे बढ़ती रहेगी। ये टेक्निक इतनी ताकतवर है कि ये पहाड़ को भी 2 हिस्सों में काट सकती है। अभी तुम्हारे हाथों के लिए ये काफी है। पल भर में ही शौर्य के अंदर उस टेक्निक का ज्ञान भर जाता है और शौर्य खुश होते हुए मास्टर से पूछते हुए कहता है, मास्टर ये तो बहुत शक्तिशाली टेक्निक है, आपने मुझे इसे पहले क्यों नहीं दिखाया। मास्टर उसे समझाते हुए कहते हैं, शौर्य याद रखना, तुम्हारी फिलहाल की ताकत के हिसाब से तुम इस टेक्निक को केवल एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुमने इसका दूसरी बार इस्तेमाल करने की कोशिश की तो तुम खुद अपने आप को घायल कर लोगे और इससे तुम्हारी कल्टीवेशन पर भी फर्क पड़ सकता है। इसलिए जब तक ज्यादा ही जरूरी ना हो इसका इस्तेमाल मत करना। शौर्य मास्टर का शुक्रिया करते हुए कहता है, इसके लिए आपका शुक्रिया मास्टर, चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। शौर्य नदी के बीचों बीच उसी पत्थर पर बैठकर मेडिटेशन करने लगता है। उसे शाम हो जाती है और तभी वहां भेड़ियों के समुदाय के कुछ सिपाही आ जाते हैं। वो शौर्य को देख लेते हैं और सीधा सीटी बजा देते हैं। सीटी की आवाज सुनकर शौर्य की आंखें खुल जाती है और वो खड़ा होकर देखता है तो पाता है कि उसके पीछे की तरफ नदी के किनारे पर 2 सिपाही खड़े हुए हैं। तभी अचानक से वहां सिपाहियों की भीड़ आ जाती है और उनके बीच से होते हुए मूली हंसते हुए आगे आकर कहता है, हा 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 शौर्य, हमारी मुलाकात फिर से हो गई। शौर्य उसे देखकर कहता है, तुमने सच में मुझे हल्के में ले लिया मूली। इतना कहकर शौर्य अपने सामने खड़े सभी लोगों को देखता है जिन्होंने हथियार ले रखे थे। शौर्य अपनी जैकेट को हल्के से हटाकर जैसे ही हाथ अंदर डालता है तो मूली और उसके सभी साथी घबराकर नीचे झुक जाते हैं। ये देखकर शौर्य जोर से हंसते हुए कहता है, हा 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 मूली, तू तो पहले ही डर गया। मूली गुस्से से शौर्य को घूरने लगता है। तभी शौर्य एक सीख अपने मुंह में डालकर दांतों से भींचते हुए पूछता है, चापलूसों, क्या तुम सच में खेलना चाहते हो। मूली आगे आकर शौर्य को बताते हुए कहता है, अगर तुम मुझे उस खजाने की चाबी दे दोगे तो मैं शायद अपने पिता से तुम्हें सही सलामत छोड़ने के लिए पूछ सकता हूँ। ये सुनकर शौर्य जोर से हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, तुम्हारे पिता एक और चापलूस। ये सुनकर मूली गुस्से में आ जाता है और अपने सिपाहियों की तरफ इशारा करता है। उसके सिपाहियों ने शौर्य को चारों तरफ से घेर रखा था। मूली का इशारा पाते ही सभी धनुष निकालकर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शौर्य आराम से खड़े हुए ये देख रहा था। मूली तेज आवाज में अपने सिपाहियों से कहता है, छोड़ दो। इतना सुनते ही सभी सिपाही धनुष से शौर्य की तरफ निशाना लगाकर तीर छोड़ देते हैं।
100 से भी ज्यादा की संख्या में शौर्य की तरफ तीर आते हैं। ये देखकर शौर्य अपनी तलवार निकालकर तलवार को अपने सिर से ऊपर पंखे की तरह घुमाने लगता है और तीर उससे टकराकर आसपास बिखर जाते हैं, लेकिन शौर्य को एक भी नहीं लगता। शौर्य बिना समय गवाए तेजी से उछलता है और पहला कदम पानी में रखकर दूसरा सीधा मूली के कंधे पर रखता है और फिर उसके पीछे खड़े सिपाहियों के ऊपर से होते हुए उनके पीछे जंगल की तरफ भाग जाता है। मूली जोर से चिल्लाकर अपने सिपाहियों से कहता है, शौर्य सेन के पास ये एक अनोखी टेक्निक है, जो भी इसे मरेगा वो टेक्निक उसे दे दी जाएगी। ये सुनते ही सारे सिपाही हथियारों के साथ शौर्य के पीछे भागने लगते हैं। मूली की चाल देखकर शौर्य कहता है, ये तो सच में ही बहुत बड़ा हरामजादा है। शौर्य और भी तेज स्पीड का इस्तेमाल करते हुए भागने लगता है और कुछ देर में ही रात हो जाती है। शौर्य के पीछे अभी भी सिपाही पड़े हुए थे और वो भागते हुए पहाड़ों के ऊपर पहुंच जाता है और जैसे ही आगे की तरफ भागता है तो उसके सामने खाई आ जाती है, क्योंकि वो रास्ता वही खत्म था और उससे आगे बहुत बड़ी खाई थी। शौर्य खाई के किनारे पर रुक जाता है और खाई को देखते हुए कहता है, इससे कुछ काम बन सकता है। तभी पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज आती है, हा 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 हा। शौर्य पलट कर देखता है तो पाता है कि एक आदमी जिसकी एक आंख पर लुटेरों वाली पट्टी थी, वो तलवार लगा हुआ भाला लेकर उसकी तरफ आ रहा था और उसके पीछे सारे सिपाही और मूली था। वो आदमी मूसे था और वो तलवार वाले भाले को जमीन पर मारता है और गुस्से से कहता है, शौर्य सेन, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। मूली अपने पिता के पास आकर चापलूसी करते हुए कहता है, पिताजी अब ये भाग नहीं पाएगा। मूसे खुश होकर मूली के कंधे पर हाथ मारता है और जोर से हंसता है, हा 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 हा। शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 27। शौर्य दुश्मनों से घिर चुका था। वो बेचारा अकेला था और जिसके पीछे खाई थी और सामने पूरा भेड़िया समुदाय खड़ा हुआ था जो उसे मारने को बेसब्र था, लेकिन शौर्य के चेहरे पर बिल्कुल भी डर दिखाई नहीं दे रहा था। मूसे की बात सुनकर शौर्य चाबी निकालता है और उसे दिखाते हुए कहता है, अगर हिम्मत है तो आकर चाबी ले लो। इतना कहकर शौर्य चाबी को उछालता है और अपनी मुट्ठी में भींचकर अपनी शक्ति से चाबी का चूरा बना देता है और उन सभी के सामने उस चूरे को हाथ से नीचे बखेर देता है। अरे, चाबी तो चूरा बन गई। शौर्य मूसे का मजाक उड़ाते हुए कहता है। चाबी के चूरा बनने से मूली चौंक जाता है और मूसे गुस्से में दांत भींचते हुए कहता है, हरामजादे, मैं तेरी रूह शरीर से बाहर निकाल लूंगा। इतना कहकर वो सीधा अपनी हरी ऊर्जा बाहर निकाल लेता है और अपने भाले को हवा में घुमाते हुए तेजी से शौर्य की तरफ झपटता है। वो अपने तलवार वाले भाले से शौर्य पर वार करने लगता है और शौर्य उसके वार से बड़े ही आराम से बच रहा था। इससे मूसे और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और साइड से शौर्य पर भाला चलाता है, पर शौर्य इस बार भी बच जाता है। तभी मूसे जोर से लात मारता है और शौर्य उसकी लात लगते ही थोड़ा दूर जाकर गिरता है। एकदम से मूसे सीधा उसकी तरफ कूदते हुए सीधा भाला ऊपर आ मारता है। शौर्य एकदम से हटकर बच जाता है और उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है। मूसे की शक्ति महसूस करके शौर्य मन ही मन कहता है, इसका शरीर भारी है लेकिन फिर भी इसकी स्पीड काफी अच्छी है। तभी मूसे फिर से तेजी से भाला घुमाते हुए आता है और शौर्य को ऊपर से सीधा भाला मारता है। शौर्य जल्दी से हटकर बच जाता है, पर मूसे फिर से तेजी से उछलकर ऊपर से सीधा भाला उसे मारता है। इससे बचने के लिए शौर्य अपनी तलवार बाहर निकल लेता है और तलवार को अड़ा देता है। मूसे का वार तलवार से टकराता है और भाला नीचे जमीन पर लगता है, लेकिन मूसे सीधा शौर्य को छाती पर लात मारता है और शौर्य किनारे पर जाकर गिरता है। शौर्य को पिता देखकर मूसे के सभी सिपाही साथ में कहते हैं, इसे मार दो और तीसरे बॉस का बदला लो, इसे मार डालो इसे। मूसे शौर्य के पास जाता है और शौर्य की गर्दन अपने उल्टे हाथ से पकड़कर उसे उठा लेता है। मूसे शौर्य की गर्दन भींचते हुए कहता है, खेल खत्म हुआ हरामजादे, अब मर जा। शौर्य की सांस आनी बंद हो जाती है और मूसे उसकी गर्दन तोड़ने ही वाला था, तभी शौर्य अपने उल्टे हाथ से आग बाहर निकालकर सीधा मूसे के मुंह पर मारता है।
वो आग मूशे की आंखों पर लगती है और उसके हाथों से शौर्य छूट जाता है। मूशे से अपने साथियों के पास पीछे धकेला जाता है और शौर्य जमीन पर बैठे हुए जोर जोर से खांस रहा था। मूशे ने शौर्य की गर्दन भींची ही इतनी जोर से थी कि अगर शौर्य थोड़ी और देर करता तो वो जरूर मारा जाता है। शौर्य अब अपने पीछे खाई को देखता है जो बस एक ही कदम दूर थी और उसे देखते हुए शौर्य को मास्टर की कही बात याद आती है। मास्टर ने बताया था तुम्हारी शक्तियों के हिसाब से इस वार को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो, अगर दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश की तो तुम बुरी तरह से खुद ही घायल हो जाओगे। शौर्य लंबी लंबी सांस मुंह से लेते हुए मूशे को घूरता है और ये देखकर मूशे हंसते हुए कहता है, पिल्ले क्या तू मरने से पहले अब भी लड़ना चाहता है? शौर्य सीधा खड़ा होता है और अभी भी उसे गले में परेशानी हो रही थी। अभी भी शौर्य को खांसी उठती है और वो मूशे को घूरते हुए अपनी तलवार अपनी तरफ खींच लेता है। तलवार हाथ में आते ही शौर्य तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर की तरफ उठाता है और उसके अंदर पावर भरनी शुरू कर देता है। शौर्य के चारों तरफ गोल गोल आग की ऊर्जा डोलने लगती है और तलवार के अंदर समाने लगती है। ये देखकर मूशे मूली और उसके सभी सिपाही चौंक जाते हैं। शौर्य की तलवार की लकीरें आग से भरने लग जाती है और जैसे ही पूरी तलवार में आग भर जाती है तो तलवार के अंदर से बहुत ताकतवर आग निकलती है। इतनी ताकतवर पावर देखकर मूशे के सारे लोग घबरा जाते हैं और मूशे भी परेशानी में आ जाता है। तभी तुरंत शौर्य तलवार से एक जोरदार पावर स्लैश मारता है। इससे आग की शक्ति की बहुत ताकतवर आधे चांद जैसी लाइन बन जाती है जो तेजी से सीधा मूशे की तरफ जाती है। देखते हैं तू कैसे एक डी लेवल वाले के वार को झेलता है। इतना कहकर मूशे भी अपनी शक्ति अपने भाले में भरकर भाले से 3 वार करता है और उसके 3 हरे रंग के स्लैश अटैक सीधा शौर्य के वार की तरफ तेजी से जाते हैं। जैसे ही उनके वार आपस में टकराते हैं तो वहां बहुत ताकतवर धमाका होता है जिससे मूशे के सभी लोग पीछे जाकर जोर से गिरते हैं और मूशे की भी हालत खराब हो जाती है। मूशे के मुंह से खून निकल आता है और वो अपने भाले का सहारा लेकर जोर जोर से हाँफने लगता है। शौर्य की भी पावर खत्म हो गई थी इसलिए वो भी अपनी तलवार का सहारा लेकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। मूशे मन ही मन कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि इस लड़के ने खुद को इतना तैयार कर लिया होगा। मूशे लंबी लंबी सांस लेते हुए दबी सी आवाज में कहता है, शौर्य तू यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। शौर्य भी लंबी लंबी सांस लेते हुए जवाब देता है, माफ करना पर तेरी ये इच्छा कभी भी पूरी नहीं होने वाली। आज का तेरा हमला शौर्य याद रखेगा और तुझे किसी दिन सूत समेत लौटाऊंगा। इतना कहते ही शौर्य के मुंह से खून निकलते हैं और वो अपनी तलवार के साथ सीधा नीचे खाई में गिर जाता है। मूशे मूली और सभी सिपाही तुरंत शौर्य को देखने के लिए भागते हैं। शौर्य नीचे तलवार के साथ गिर रहा था और ये देखकर वो सभी काफी खुश होते हैं, पर तभी उनकी एक पल की खुशी पल भर में गायब हो जाती है। एकदम से शौर्य की पीठ से पर्पल पंख निकल आते हैं और शौर्य नीचे गिरते हुए अपनी आंखें खोलता है। वो सीधा नीचे की तरफ अपनी तलवार की तरफ जाता है और उसे पकड़कर वहां से उड़ जाता है। शौर्य बच निकला था और ये देखने के बाद मूशे गुस्से में जोर से चीखता है। शौर्य मूशे से बच निकला था और वो सीधा गुफा के अंदर चला जाता है। शौर्य घायल था इसलिए मास्टर अंगूठी से बाहर निकल आते हैं। मास्टर शौर्य से कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने दोबारा इस वार का इस्तेमाल नहीं किया, वरना जान का खतरा भी हो सकता था। अभी भी तुम घायल हो पर ये घाव इतने बड़े नहीं हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। इतना कहकर मास्टर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और शौर्य को हील करने लगते हैं। शौर्य को हील करते हुए मास्टर बताते हुए कहते हैं, शौर्य इन राक्षसों के पहाड़ों के अंदर एक पर्पल स्टोन है जिसको हासिल करने वाले इंसान के वार की ताकत एकदम से बढ़ जाती है, लेकिन वो पूरा इलाका ताकतवर मॉन्स्टर से घिरा हुआ है। आज तक जितने भी लोगों ने उस स्टोन को हासिल करने की कोशिश की है उनको उन मॉन्स्टर से मौत के घाट उतार दिया। शौर्य थोड़ी ही देर में हील हो जाता है और पूरी तरह से हील होने के बाद मास्टर से पूछता है, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? अगर आप पहले बता देते और मैं उस स्टोन को हासिल कर लेता तो मूशे मेरे हाथों आज जरूर मारा जाता और फिर से सिलसिला यहीं खत्म हो जाता।
मास्टर जवाब देते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी तुम इतने काबिल नहीं हुए हो। क्यों, मुझ में क्या कमी है मास्टर, मैं तैयार तो हूँ, कुछ मॉन्स्टर्स के डर से ऐसे छुप कर तो नहीं बैठ सकते, शौर्य कहता है। इस पर मास्टर बताते हैं, बिल्कुल सही कहा, पर बड़ा खतरा कुछ और है। इससे आपका क्या मतलब है, शौर्य पूछता है। मास्टर बताते हैं, उस पर्पल स्टोन की रक्षा एक 6 लेवल का किंगलान करता है, जिसकी वजह से आज तक कोई भी उस स्टोन को हासिल नहीं कर पाया। ये सुनकर शौर्य चौंक कर कहता है, 6 लेवल का किंगलान। मास्टर जवाब देते हैं, हाँ वही सबसे बड़ा खतरा है, और वो पर्पल स्टोन के पास ही रहता है। इतनी कम शक्तियों के साथ तुम उसका मुकाबला तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक 7 लेवल यानी जी लेवल के योद्धा का भी उससे जीतना का बहुत कम चांस है। ये सुनकर शौर्य सहम सा जाता है और कुछ देर के लिए ऐसे ही चुप बैठा रहता है, फिर हिम्मत करके कहता है, कोई नहीं, अगर हम उससे जीत नहीं सकते तो उससे पुरोले स्टोन चुरा तो सकते हैं। प्लान अच्छा है पर खतरा है, क्योंकि फिर किंग लान तुम्हारे पीछे लग जाएगा, मास्टर बताते हैं। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, ये स्टोन मिलने के बाद सोचा जाएगा मास्टर, वैसे भी फिर आप कब काम आएंगे। ये सुनकर मास्टर हंसते हुए कहते हैं, शैतान बच्चे, तू नहीं सुधरेगा। मास्टर आगे चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेरी एक बात अच्छे से याद रखना शौर्य, अगर खतरा ज्यादा बढ़ गया तो शायद मैं भी मदद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अगर खतरा बड़ा नजर आया तो तुम तुरंत पीछे हट जाओगे, कोई भी खतरा मोल नहीं लोगे। शौर्य तुरंत जवाब देता है, जैसा आप कहें मास्टर। ठीक है, तो फिर अभी अपनी शक्ति को रिकवर करने के बाद आराम करो, हम सुबह मॉन्स्टर्स के पहाड़ पर चलेंगे, मास्टर कहते हैं। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराते हुए मन ही मन कहता है, अब भेड़ियों की गैंग का सफाया कर दूंगा। ये सोचते हुए शौर्य मेडिटेशन करने बैठ जाता है। सुबह होती है और पहाड़ों पर जंगल में पक्षी चहचहा रहे थे, तभी एकदम से जमीन हिलने लगती है और किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज शौर्य की ही थी। शौर्य बहुत तेजी से भाग रहा था और उसके पीछे एक सफेद पत्थर वाले हाथों का गोरिल्ला पड़ा हुआ था। ये गोरिल्ला उस गोरिल्ला से ज्यादा ताकतवर था जिसको शौर्य ने भेड़ियों की गैंग के एक साथी को बचाते हुए मारा था और फिर उस साथी को भी मार दिया था। शौर्य बहुत तेजी से आगे आगे भाग रहा था और गोरिल्ला पूरे गुस्से में शौर्य के पीछे पड़ा हुआ था, मानो शौर्य ने उसे कुछ ज्यादा ही उकसा दिया हो। भागते हुए शौर्य जोर से चिल्लाता है, मास्टर मास्टर, बाहर आ जाओ और मेरी मदद करो, मैं इससे और नहीं बच पाऊंगा। शौर्य के इतना कहने से भी कुछ नहीं होता, मास्टर मदद करने के लिए नहीं आते। मास्टर को मदद करने के लिए बाहर ना आता देखकर शौर्य भागते हुए कहता है, बूढ़े मास्टर, अभी इतना बड़ा खतरा नहीं है जिसके लिए तुम बाहर नहीं आ रहे। इससे भी कुछ नहीं होता, और शौर्य भागते हुए आगे कहता है, लगता है कि बूढ़े मास्टर ने बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। गोरिल्ला पेड़ों के ऊपर से झूलते हुए तेजी से शौर्य के पीछे आ रहा था और अब वो शौर्य के काफी करीब आ जाता है और फिर तेजी से उछलकर गुलटियां मारते हुए शौर्य के आगे कूद जाता है। शौर्य एकदम से अपने आप को रोकता है और गोरिल्ला के नजदीक जाने से बड़ी मुश्किल से बचता है। शौर्य और गोरिल्ला दोनों को ही भागते हुए सांस चढ़ गई थी, पर गोरिल्ला हार मानने को तैयार नहीं था। वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए शौर्य को घूरे जा रहा था, जैसे शौर्य ने उसका कुछ चुरा लिया हो। तुमने अभी तक भी हार नहीं मानी ना, ठीक है, अब तुम्हें जबरदस्ती ही यहाँ से भगाना पड़ेगा, शौर्य तेज आवाज में चिल्लाते हुए गोरिल्ला से पूछता है। शौर्य को चिल्लाता देखकर गोरिल्ला बहुत जोर से गुस्से से अपनी छाती में हाथ मारते हुए चिल्लाता है, शौर्य द डिस्ट्रॉयर, एपिसोड 28। गोरिल्ला शौर्य के बिल्कुल सामने था और अब बच निकलने का कोई मौका नहीं था। शौर्य भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस आफत से कैसे बचा जाए। गोरिल्ला अपने हाथों से अपनी छाती पीटते हुए जोर से दोबारा चिल्लाता है। शौर्य भी अपनी तलवार के हैंडल पर हाथ रख लेता है और गोरिल्ला भी लेने के लिए तैयार हो जाता है। तभी शौर्य गोरिल्ला के पीछे की तरफ इशारा करके एकदम से कहता है, पीछे देखो।
गोरिल्ला जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो उसे पीछे कुछ भी नहीं दिखता। गोरिल्ला अब जैसे ही आगे की तरफ देखता है तो पाता है कि शौर्य वहां था है नहीं। शौर्य चालाकी से उस गोरिल्ला को चकमा देकर वहां से रफूचक कर हो गया था और गोरिल्ला अब गुस्से ने आकर अपने दोनों हाथ जमीन पर मारकर जोर से चिल्लाता है, हा। शौर्य एक पत्थर के पीछे छिप जाता है और अपने हाथ से मास्टर की अंगूठी निकालने की कोशिश करते हुए कहता है, निकल जाओ मेरे हाथ से, निकल जाओ, मुझे तुम्हारी अब कोई भी मदद नहीं चाहिए। इस खतरनाक जगह पर मेरी मदद करने के लिए एक बार भी बाहर नहीं निकले। इससे अच्छा यही है कि तुम मेरे पास से चले ही जाओ। ऐसी खतरनाक जगह से जड़ी बूटियां कैसे हासिल की जा सकती है। मास्टर पहले से ही बाहर निकले हुए थे और वो शौर्य के सामने आकर हंसते हुए कहते हैं, हा 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 हा, मैं तो पहले से ही बाहर था शौर्य, वैसे भी तुम ऐसी छोटी मोटी जगह पर फंस नहीं सकते। मैंने ऊपर पहाड़ों पर देखा कि यहाँ बहुत सारी अनोखी जड़ी बूटियां हैं। ये सुनकर शौर्य मेडिसिन मास्टर पर भड़क कर कहता है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। इस खतरनाक जगह पर हम आसानी से मारे जा सकते हैं, इसलिए इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया था कि ये जगह इतनी खतरनाक है। मास्टर बताते हैं, जो ये मॉन्स्टर है ये लेने में इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है। अगर हम अंदर जाए तो इससे तुम्हें मदद मिल जाएगी, शायद वो गोरिल्ला फिर पीछे ना आए। मास्टर ने इतना कहा ही था कि तभी गोरिल्ला शौर्य को ढूंढ लेता है और तेजी से शौर्य की तरफ कूदता है। शौर्य तुरंत उठकर वहां से भागता है और कहता है, पता नहीं ये मेरा पीछा कब छोड़ने वाला है। शौर्य सीधा आगे की तरफ तेजी से भागता है और गोरिल्ला फिर से उसके पीछे पीछे आने लग जाता है। भागते हुए शौर्य मास्टर से पूछता है, मास्टर हम यहाँ कितने समय तक और रुकने वाले हैं। इस पर मास्टर उसके मजे लेते हुए पूछते हैं, क्यों तुम डर गए क्या, अब इससे लड़ना नहीं चाहते, अपनी तलवार का इस्तेमाल करो और लड़ो इससे। शौर्य भागते हुए जवाब देता है, लेने का मन तो मेरा भी है, पर ये मॉन्स्टर पिछले वाले से ज्यादा ताकतवर और चिढ़ा हुआ है, अभी के लिए भागना ही सही है। तभी सामने एक पत्थर का पीलर नीचे गिर हुआ था। शौर्य जैसे ही उसके ऊपर से उछलता है तभी उसकी जेब में से एक सीसी गिर जाती है। शौर्य सीसी के गिरते ही आगे जाकर रुक जाता है और पीछे मुड़कर सीसी की तरफ देखता है। पीछे से गोरिल्ला बहुत तेजी से भागते हुए आ रहा था। मास्टर सीसी को देखते हुए शौर्य से कहते हैं, अब क्या करोगे बच्चे। शौर्य लंबी सांस लेता है और सीधा सीसी की तरफ भागकर उसे उठा लेता है। तभी गोरिल्ला पत्थर को सीधा तोड़ते हुए उस तरफ आ जाता है और शौर्य बड़ी मुश्किल से हटकर उससे बच पाता है। गोरिल्ला आगे जाकर रुक जाता है और अभी वो सामने की तरफ ही मुंह करके खड़ा हुआ था और शौर्य उसके पीछे था। शौर्य तलवार बाहर निकाल कर कहता है, ठीक है तो अब तुम्हें अच्छे से सबक ही सिखा दिया जाए। इतना कहकर शौर्य तेजी से गोरिल्ला की तरफ भागता है और सीधा पीछे से गोरिल्ला की टांगों के बीच में नीचे से तलवार से वार करता है। शौर्य जोर से वार करता है पर उस वार के लगने से गोरिल्ला को कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो और गुस्सा हो जाता है। वो सीधा शौर्य के पैर को पकड़कर उसे उठा लेता है और शौर्य जोर से चिल्लाता है, मास्टर मदद करो। गोरिल्ला शौर्य को बीच में से फाड़ने ही वाला था, तभी वो एकदम से रुक जाता है और शौर्य को वही पटक कर वहां से भाग जाता है। आह मर गया, शौर्य जमीन पर पड़े हुए कहता है। तभी मास्टर भी वहां आ जाते हैं और सामने तूफान को देखते हुए कहते हैं, ये शक्ति ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर शौर्य भी खड़ा हो जाता है और उस तरफ देखने लगता है जिस तरफ मास्टर देख रहे थे। तभी तेजी से उनके ऊपर से एक सुंदर लड़की गुजर कर जाती है। उस लड़की को देखकर शौर्य कहता है, क्या माल है यार। लड़की को देखने के बाद शौर्य का मुंह फटा का फटा रह जाता है और मास्टर अपने हाथ से उसका मुंह बंद करते हैं। तभी एकदम से बहुत जोरदार तूफान उसी तरफ से आता है जिस तरफ से वो लड़की आई थी। वो तूफान हालांकि एक हवा का झोंका ही था जिससे शौर्य और आसपास पड़े पत्थर तक उड़ जाते हैं। शौर्य उन पत्थरों के नीचे दब जाता है और मास्टर भागती हुई उस लड़की की तरफ देखते हुए कहते हैं, पर्पल स्टोन लेवल 6 लायन किंग, क्या इस लड़की ने इसके साथ कुछ कर दिया। लायन किंग के शरीर से पर्पल स्टोन के जैसे कुछ क्रिस्टल निकले हुए थे और उसके पंख भी थे। अपनी पर्पल एनर्जी के साथ वो बहुत तेजी से उस लड़की के पीछे उड़ते हुए जा रहा था।
लड़की की एनर्जी आसमानी रंग की थी और कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद लायन किंग और वो लड़की आपस में भिड़ जाते हैं। शौर्य पत्थरों के नीचे से बाहर निकल आता है और उस तरफ देखते हुए कहता है, एक लेवल 6 का बीस्ट और दूसरी 7 लेवल की योद्धा। क्यों, क्या हुआ, तुम्हें तरस आ रहा है क्या, मास्टर पूछते हैं। शौर्य जवाब देते हुए कहता है, नहीं, मेरी लड़ाई तो अभी शुरू ही हुई थी और तभी ये बीच में आ गए। ये सुनकर मास्टर हंसते हुए कहते हैं, हा 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 हा, मैंने तुम्हें बताया था कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में 7 लेवल से भी बड़े लेवल वाले कई लोग हैं, इसलिए तब तक इंतजार करो जब तक तुम अपने बारे में अच्छे से नहीं जान जाते, ये दुनिया बहुत खतरनाक है। शौर्य अपने आप को झाड़ते हुए मास्टर की तरफ आते हुए कहता है, अब क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर असल में कैसा लड़ा जाता है, इसलिए मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता रहूंगा, हर कोई यही करता है। शौर्य का जुनून देखकर मास्टर मुस्कुराने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ किंग लान उस लड़की के सामने उड़ते हुए अट जाता है और पूछता है, इंसान, तुमने मेरी नींद क्यों खराब की। वो लड़की भी अपने नीले पंखों की मदद से उड़ रही थी और अपनी तलवार बाहर निकालकर जवाब देती है, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं बस एक पर्पल स्टोन उधार लेना चाहती हूँ। ये सुनकर लायन किंग जोर से हंसते हुए कहता है, पुरोल आत्मा स्टाइन, हा 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 हा, मैं एक लायन किंग होने के बाद भी एक पत्थर के लिए 20 साल इंतजार करता हूँ और तुम उसे इतनी आसानी से लेना चाहती हो। अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है तो मैं उसके बदले इसे बदल सकती हूँ, वो लड़की बताती है। ये सुनकर लायन बताते हुए कहता है, बदल सकती हो, ठीक है, मैं बस अगले लेवल पर पहुंचने ही वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ फॉर्म बदलने वाली गोली ले आओ, अगर तुम ले आई तो मैं तुम्हें पर्पल आत्मा स्टोन दे दूंगा, बताओ क्या विचार है। तभी शौर्य भी वहां नीचे आ जाता है और छुपकर उन्हें देखते हुए कहता है, तो ये है महान लायन किंग। मास्टर बताते हैं, जो बीस्ट इस लेवल पर पहुंच जाता है वो होशियार हो जाता है और इसकी होशियारी इंसानों से कम नहीं है, तुम्हें एक अच्छे खासे मुकाबले को देखने का सही मौका मिला है बच्चे। उस लड़की और लायन किंग में बहस चल रही थी, तभी लायन किंग उस लड़की की तरफ झपटता है और लड़की बच जाती है, वो दोनों फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। लायन किंग लड़की को देखते हुए कहता है, अब मुझे तुम में ज्यादा दिलचस्पी होने लगी है, इंसान। ये सुनकर वो लड़की भी लायन किंग को घूरने लगती है। तभी शौर्य एकदम से कहता है, शायद अब ये इसे जाने देगा। इस पर मास्टर बताते हुए कहते हैं, तुम्हें लग रहा है कि लायन किंग लड़की को आसानी से जाने देगा, लायन किंग बहुत चालाक है, ये इस लड़की को इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देगा। मास्टर ने इतना बताया ही था, तभी लायन किंग अपनी पर्पल रंग की ऊर्जा से अपने चारों तरफ बवंडर बनाते हुए कहता है, इंसान, मैं जानता हूं कि तुम 7वें लेवल की योद्धा हो, तुम मुझसे लड़ोगी, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि परेशानी तो तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने में होगी। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लायन किंग इतना कहकर वो लड़की भी अपनी ऊर्जा बाहर निकालकर बवंडर बना लेती है। दोनों के अंदर से इतनी ताकतवर ऊर्जा निकल रही थी कि वहां चारों तरफ तूफान आ जाता है, पेड़ उखाड़ने लगते हैं और पत्थर भी हवा में उड़ने लगते हैं। दोनों की शक्तियों से वहां बहुत बड़े 2 साइक्लोन बन जाते हैं, जिनमें से लायन किंग का पर्पल रंग का था और उस लड़की का आसमानी रंग का। हालांकि शौर्य उनसे काफी दूरी पर था, पर उसे भी इससे परेशानी होने लगती है और शौर्य कहता है, ये तो बहुत ताकतवर शक्ति है। वो लड़की अपने साइक्लोन को लायन किंग की तरफ बढ़ा देती है और लायन किंग अपने साइक्लोन को उस लड़की के साइक्लोन की तरफ बढ़ा देता है। जैसे ही दोनों के साइक्लोन आपस में टकराते हैं तो वहां इतना जोरदार धमाका होता है जिससे पूरा जंगल हिल जाता है, कुछ पहाड़ भी टूट जाते हैं और शौर्य भी हवा में उड़ने लगता है, पर वो एक पत्थर को कसकर पकड़ लेता है और हवा में उड़ने से बच जाता है। शौर्य अब मास्टर से पूछता है, मास्टर, ये ताकत तो बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली है, क्या हम इस पर्पल शक्ति से खुद की पर्पल आग बना सकते हैं। मास्टर बाहर निकल आते हैं और पूछते हैं, क्यों, तुम्हारा ऐसा करने का मन कर रहा है क्या। मास्टर को बाहर आया देखकर शौर्य पूछते हुए कहता है, मैं, तुम बाहर क्यों आए, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, मास्टर जवाब देते हैं।
मास्टर आगे उस लड़की और लायन किंग को लड़ता हुआ देखते हुए बताते हैं जो पर्पल एनर्जी इसके शरीर के अंदर है वो आग के कोर के लायक नहीं है और इस पर महारत हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। ये सुनकर शौर्य जैसे ही खड़ा होता है वो ऊर्जा के बहाव से पीछे की तरफ उड़ने ही वाला था तभी मास्टर उसे आकर बच लेते हैं और नीचे की तरफ बैठाते हुए बताते हैं यहाँ युद्ध के मैदान पर केवल उन्हीं को रुकने का अधिकार है जो मॉन्स्टर होशियारी के लेवल 3 पर है, बाकी जो इस लायक नहीं है वो तुरंत मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। ये बीस्ट 5 लेवल वाले इंसान के जितने ताकतवर होते हैं। मास्टर की बात सुनकर शौर्य आगे की तरफ आसपास देखता है और पाता है कि कुछ 2-3 मॉन्स्टर पहाड़ों के ऊपर आराम से खड़े हुए मुकाबला देख रहे थे। मास्टर आगे बताते हैं ये चाहे तो अपने किंग की मदद कर सकते हैं लेकिन ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इससे इनके राजा की तौहीन होगी। इस पर शौर्य कहता है शुक्र है कि ये पहाड़ी इलाका है वरना ये शक्ति इतनी ताकतवर है कि ये एक बड़ी सेना को भी खत्म कर सकती है। बिल्कुल सही मास्टर जवाब देते हैं। तभी कुछ मॉन्स्टर्स की नजर शौर्य पर पड़ने ही वाली थी कि तभी एकदम से मास्टर उसे नीचे की तरफ छिपा देते हैं और शौर्य नजर में आने से बच जाता है। वो मॉन्स्टर दोबारा मुकाबला देखने लगते हैं। शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 29। लायन किंग और वो लड़की आपस में भिड़ जाते हैं। लायन किंग के सिर पर एक सींग था। लायन किंग उससे अपनी पर्पल एनर्जी उस लड़की की तरफ छोड़ देता है। वो लड़की बचकर अपनी तलवार से लायन किंग के नीचे से होकर उड़ते हुए उसके पैर पर वार कर देती है और उसका वार लायन किंग को लग जाता है। लायन किंग की जोर से चिल्लाता है आ। वो गुस्से में आ जाता है और फिर से सींग में पौवा भरकर उस लड़की की तरफ छोड़ देता है। लड़की तभी शील्ड बना लेती है और लायन किंग की पर्पल एनर्जी का हमला उससे टकराकर वही खत्म हो जाता है। लेकिन तभी लायन किंग खुद हमला कर देता है और अपने पंजे से शील्ड पर वार करता है। उसका पंजा शील्ड के अंदर घुस जाता है और लायन किंग शील्ड को चीरने लगता है। जैसे ही शील्ड फटती है तो लायन किंग सीधा लड़की पर झपट्टा मारता है पर लड़की तेजी से उससे बच जाती है। वो दोनों फिर से आमने सामने आ जाते हैं और लायन किंग कहता है इंसान अब तुम्हारी वजह से मेरा सब्र टूटता जा रहा है। लड़की जवाब देते हुए कहती है अगर तुम मुझे वो पर्पल स्टोन दे दोगे तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ये सुनकर लायन किंग गुस्से में आ जाता है और अपनी शक्ति किसी गोले की तरह चारों तरफ फैला देता है। उसे ऐसा करता देखकर शौर्य बताता है लायन किंग अब सीरियस हो गया है। वो लड़की भी इससे परेशानी में आ जाती है तभी एकदम से लायन किंग अपनी उस सारी पावर को अपने मुंह के अंदर खींचने लगता है। लायन किंग के मुंह के बाहर पर्पल रंग की बॉल बनने लगती है जिसके अंदर वो सारी ताकत समा रही थी। ये देखकर मास्टर बताते हैं लायन किंग अब सील टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। ये लड़की अब मुसीबत में आने वाली है। लायन किंग को पावर बॉल के अंदर समेटता देखकर वो लड़की तुरंत बचकर भागने की कोशिश करती है पर तभी लायन किंग उस पर हमला कर देता है। लायन किंग के मुंह से एनर्जी सीधा उस लड़की की तरफ जाती है। वो बचते हुए इधर उधर भागने लगती है पर लायन किंग की एनर्जी उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। लड़की बचने की खूब कोशिश करती है पर अंत में उस वो वार लग ही जाता है। लड़की की एकदम से दर्द भारी चीख निकलती है आह। इस वार से लड़की घायल हो जाती है पर उसे ज्यादा कुछ नहीं होता। तभी एकदम से लायन किंग उसकी तरफ झपटता है। लड़की खतरे में थी पर तभी अपनी तलवार में पौवा भरकर सीधा लायन किंग के सिर पर हमला कर देती है। उसकी आसमानी ऊर्जा बहुत जोर से लायन किंग के मुंह पर लगती है जिससे लायन किंग का सींग थोड़ा ऊपर से टूट जाता है लेकिन तभी लायन किंग भी अपना पंजा लड़की को मार देता है। पंजा लगने के बाद लड़की ज्यादा घायल हो जाती है और एकदम से वहां से गायब होकर बहुत तेजी से बचकर भागती है। इस बार लायन किंग भी उसे देख नहीं पाता। लड़की घायल हो गई थी और बचकर भाग गई थी। इससे लायन किंग गुस्से में चिल्लाकर कहता है आ नहीं सब ध्यान से सुनो उस औरत को ढूंढो तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा मुझे वो चाहिए। लायन किंग की आवाज में ही इतनी ज्यादा फोर्स थी कि शौर्य भी अपनी जगह से उड़कर सीधा नीचे की तरफ गिरता है। गिरते हुए शौर्य जोर से पुकारता है मास्टर बचाओ। मास्टर तुरंत उसे बचाने के लिए भागते हैं। लायन किंग की बात सुनते ही सभी मॉन्स्टर वहां से उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं।
मास्टर और शौर्य दोनों जंगल में झरने के पास चले जाते हैं और वहां जाकर शौर्य अपना मुंह धोता है और उसके बाद कहता है कुछ भी कहो मजा आ गया। उस औरत की आखिरी टेक्निक बहुत कमाल की थी, अगर लायन किंग उससे बचता नहीं तो उसका सिर फट गया होता। मास्टर हल्के से हंसकर बताते हैं हाँ पर्पल लायन किंग को देखा जाए तो उसके पास एक खास अनोखी चीज भी है। और वो क्या है मास्टर, शौर्य पूछता है। मास्टर बताते हैं जब भी एक लायन किंग पैदा होता है तो एक अनोखे खजाने को बनाने की उनके अंदर बहुत कम काबिलियत होती है, लेकिन इस लायन किंग के पास वो काबिलियत काफी ज्यादा है। इसका मतलब पर्पल स्टोन को खुद ये लायन किंग ही बनाता है, शौर्य पूछता है। मास्टर जवाब देते हैं बिल्कुल सही, चलो अब अपनी किस्मत और आजमा कर देखते हैं कि हम उस ढूंढ सकते हैं या नहीं। वही झरने के पास नीचे नदी के किनारे वो लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। उस लड़की को महसूस करके मास्टर शौर्य को बताते हैं शौर्य वो लड़की यही है। ये सुनकर शौर्य नीचे की तरफ देखता है और लड़की को देखकर सीधा नीचे कूद जाता है। लड़की की छाती पर घाव हो रहा था और वो बेहोश पड़ी हुई थी। शौर्य उसके पास जाने की कोशिश करता है पर फिर आगे जाता हुआ रुक जाता है और कहता है अगर मैंने इसे बचाया तो सारे मॉन्स्टर्स मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मैं परेशानी में आ सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने देर करी तो मुझे डर है कि ये मेरी जाएगी। शौर्य अब मास्टर से पूछता है मास्टर मैं क्या करूँ। मास्टर कोई जवाब नहीं देते। शौर्य फिर से पूछता है मास्टर बताओ तो। मास्टर फिर भी जवाब नहीं देते। तुम बहुत लकी हो, इतना कहकर शौर्य लड़की की तरफ बढ़ता है और उसे अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। वो लड़की करीब 30 साल के करीब थी और शौर्य उसे उस गुफा के अंदर ले जाता है जहां वो छिपा था। शौर्य उसे जमीन पर लेटा देता है और उसका घाव ठीक करने के लिए दवाएं बाहर निकाल लेता है। पर अब एक और मुसीबत सामने थी, क्योंकि घाव उस औरत की छाती के बीच में था। शौर्य अपना हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश करता है पर फिर डर के मारे रुक जाता है। वो दोबारा अपने हाथ उस औरत के घाव की तरफ बढ़ाने की कोशिश करता है पर तभी वो अपनी आंखें खोल लेती है और शौर्य एकदम से डरकर पीछे की तरफ कूद जाता है। शौर्य डरते हुए पूछता है तुम जग गई। लड़की घायल थी पर हिम्मत करके अपने हाथ का सहारा लेकर शौर्य को देखने लगती है। शौर्य डरते हुए बताता है मैं बस तुम्हारे घाव पर दवाई लगाने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम्हारा घाव ठीक हो सके, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था क्योंकि तुम बेहोश थी इसलिए मैं खुद ही घाव पर दवाई लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तुम जाग गई हो तो तुम खुद ही दवाई लगा लो। इतना कहकर शौर्य दवाई को उसकी तरफ खिसका देता है और फिर से वापस पीछे की तरफ आ जाता है। शौर्य उससे थोड़ा दूर जाकर धीरे से कहता है इतनी सारी शक्तियां होने की वजह से अगर ये गुस्सा हो गई तो ये मुझे मार ही सकती है और मैं बुरी मौत मारा जाऊंगा। वो लड़की दवाई तक पहुंचने की कोशिश करती है पर घायल होने की वजह से वो कर नहीं पाती। थोड़े दर्द में कराहते हुए वो कहती है लायन किंग की सील टेक्निक की वजह से मैं भटक गई वरना। इतना कहकर वो रुक जाती है और शौर्य से कहती है हे मेरे घाव पर दवाई लगाओ। ये सुनकर शौर्य चौंक कर पूछता है क्या मैं? क्यों यहाँ कोई और भी है क्या? लड़की पूछती है। शौर्य उसकी तरफ आते हुए कहता है मैं मदद कर सकता हूँ पर तुम्हें एक बात पहले ही बता देता हूँ, तुम्हें और तुम्हारे शरीर को देखने के बाद मेरा मन कुछ ज्यादा ही उछल कूद कर रहा था। इस पर लड़की जवाब देते हुए कहती है तुम्हारे हाथों और इतने चलने वाले मुंह को देखने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं कुछ तुम्हारे साथ ऐसा करना चाहूंगी और दवाई लगाओ। शौर्य अपने हाथ मसलते हुए धीरे धीरे उसके पास आता है और घाव के पास से उसके कपड़े हटाने की कोशिश करता है पर तभी वो रुक जाता है। उस औरत के शरीर पर चढ़ा कवच शौर्य को महसूस हो जाता है और शौर्य मन ही मन कहता है ये तो बहुत शक्तिशाली कवच है, अगर ये नहीं होता तो लायन किंग के अटैक से इसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए होते। शौर्य अब उससे कहता है तुम्हारा घाव तुम्हारे कवच के पीछे है, घाव भरने और खून रोकने के लिए इसे उतारना होगा। वो लड़की लंबी सांस लेती है और कहती है ठीक है, मेरे साथ कुछ और करने की कोशिश मत करना।
ये सुनकर शौर्य उसके पीछे जाता है और उसे सहारा देकर बैठा देता है और फिर उसके शरीर के ऊपरी कपड़े को उतारता है, जिसके बाद लड़की की छाती पर लगा कवच सामने आ जाता है। शौर्य की आंखें उस लड़की के गौर शरीर से हट ही नहीं रही थी। शौर्य धीरे से उसका कवच भी उतार देता है और लड़की के ऊपरी शरीर पर अब एक भी कपड़ा नहीं रहता। अपने हाथों और आंखों का अच्छे से ध्यान रखना, लड़की कहती है। ये सुनकर शौर्य हाँ में हुंकार भर देता है और अपनी अंगूठी के अंदर से एक काला ब्राउन जैकेट जैसा कपड़ा निकालकर उसे पहनाकर वापस से लेटा देता है। उसे लेटाने के बाद शौर्य उससे कहता है, अभी पहले घाव को साफ कर देता हूँ। इतना बताकर शौर्य एक साफ सफेद कपड़े पर दवाई लगाता है और लड़की की बीच छाती पर हुए घाव को हल्के से साफ करने लगता है। इससे उस लड़की को थोड़ा दर्द होता है और शौर्य उससे कहता है, थोड़ा सहन करो, बस अब दर्द नहीं होगा। इतना कहकर शौर्य घाव पर दवाई लगा देता है और एक पट्टी बांध देता है। इस घाव का तो इलाज हो गया, अब बाकी घावों का तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा, शौर्य बताते हुए कहता है। ये सुनकर वो लड़की शौर्य का शुक्रिया करती है। शुक्रिया। ये सुनकर शौर्य उसकी तरफ मुस्कुराने लगता है। रात हो जाती है और लायन किंग अभी तक उस लड़की को ढूंढते हुए फिर रहा था। वो इससे काफी गुस्से में आ गया था और नीचे छोटे लेवल के मॉन्स्टर्स के आ जाता है। ये मॉन्स्टर्स डायनासोर जैसे थे, जिनके मुंह और शरीर पर क्रिस्टल के कवच बने हुए थे, लेकिन ये केवल 5 फुट ही ऊंचे थे और केवल 6 से 7 फुट लंबे थे, जैसे डायनासोर रैप्टर होते हैं। लायन किंग सीधा वहां बहुत जोर से उतारता है, जिससे वो डायनासोर मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाते हैं। उनमें से एक छोटा बच्चा जैसे ही उठकर चलने की कोशिश करता है तो लायन किंग उसे अपने पैर से कुचलकर मार देता है। लायन किंग गुस्से में जोरों से दहाड़ता है, हा हा। लायन किंग अब गुस्से में धमकी देते हुए कहता है, रात हो गई और अभी तक कोई भी उस औरत को ढूंढ नहीं पाया है। अगर सूरज निकलने से पहले मुझे उस औरत की कोई भी खबर नहीं मिली तो ये तुम्हारा अंत होगा, मैं तुम सबको ही मिटा दूंगा। हालांकि वो डायनासोर मॉन्स्टर्स इंसानी भाषा बोल या समझ नहीं सकते थे, पर उन्हें लायन किंग की हर एक बात अच्छे से समझ आ रही थी और वो सब डर जाते हैं। डर के मारे सब हड़बड़ा जाते हैं, इससे उनका डर साफ दिखाई दे रहा था। लायन किंग जोर से चिल्लाता है, अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और उस औरत को ढूंढो। इतना सुनते ही वो सब वहां से तुरंत भागने लगते हैं। लायन किंग कहता है, मेरा लेवल बढ़ाने के लिए वो बहुत ही अच्छी चीज है, मैं उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता हूँ। इतना कहकर लायन किंग जोर से हंसता है, हा 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 हा। शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 30 डायनासोर मॉन्स्टर्स। 2 दिन हो जाते हैं और सुबह हो जाती है। वो लड़की गुफा के अंदर ही सो रही थी और शौर्य गुफा के बाहर बैठकर पहरा दे रहा था, ताकि अगर कोई मॉन्स्टर्स वहां आए तो उसको पता चल जाए। शौर्य बैठकर चारों तरफ नजर रख रहा था, तभी मास्टर उससे कहते हैं, ये लड़की हमारे लिए रुकावट बन सकती है, क्या तुम अब भी ऐसे ही लगे रहना चाहते हो? तो आप ही बताएं, ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ, शौर्य पूछता है। इस पर मास्टर शौर्य के मजे लेते हुए बताते हैं, अभी सही मौका है बच्चे, इसका फायदा उठा लो, अभी वो कमजोर है और उसे अपनी बना लो, इससे तुम्हारे पास रक्षा करने के लिए एक 7 लेवल की गार्ड होगी, फिर तुम इस दुनिया में आराम से रह सकते हो। मास्टर की इस बात पर शौर्य उन्हें घूरते हुए जवाब देता है, मजाक मत करो बूढ़े, अगर कुछ ऐसा किया तो वो ठीक होने के बाद मुझे जान से मार डालेगी। वो लड़की गुफा के अंदर ही बैठी हुई थी, तभी शौर्य भी अंदर आ जाता है। शौर्य मछली का शिकार करके लाया था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और शौर्य उससे पूछता है, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? लड़की जवाब देते हुए बताती है, 2 दिन आराम करने के बाद मेरा घाव भर गया है, लेकिन मेरे अंदर जो सील है उसे खत्म करने में अभी कुछ दिन लगेंगे। अंदर आग जल रही थी और शौर्य आग के पास बैठकर मछली पकाते हुए उस लड़की से कहता है, ठीक है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, यहाँ मॉन्स्टर्स तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। लड़की उठकर वही आग के पास आकर शौर्य के पास बैठ जाती है और पूछती है, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है? वैसे केवल बी लेवल होने के बाद भी तुमने यहाँ इस जंगल में घुसने की कोशिश की। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? शौर्य पूछता है। लड़की बताती है, गुंजन।
तभी शौर्य जैसे ही अपना नाम बताने को होता है, एकदम से मास्टर उससे कहते हैं, शौर्य ये दुनिया बहुत जालिम है, इसलिए अपनी असली पहचान इसे मत बताओ। मास्टर की बात सुनकर शौर्य गुंजन को बताता है, मेरा नाम युगसेन है। नाम बताने के बाद शौर्य फिर से मछली पकाने लगता है और मछली पकाते हुए उस पर मसाले डालता है और पकने के बाद एक मछली गुंजन को दे देता है और दूसरी खुद खाने लगता है। बाहर नीचे नदी के पास महक सूंघते हुए वो डायनासोर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो इंसानी शरीर की महक सूंघने के बाद जोर जोर से आवाज करने लगते हैं। शौर्य और गुंजन ऊपर गुफा के अंदर ही बैठे हुए मछली खा रहे थे और शौर्य गुंजन से पूछता है, सील को पूरी तरह से खत्म करने के बाद क्या तुम फिर से दोबारा लायन किंग से लड़ोगी? गुंजन बताती है, मुझे वो पर्पल स्टोन चाहिए। तुम्हें वो क्यों चाहिए? क्या तुम कम समय में जल्दी से ज्यादा ताकत हासिल करना चाहती हो? शौर्य पूछता है। गुंजन बताती है, इसी कारण की वजह से ही तो लोग इसको पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे ये किसी जरूरी काम के लिए चाहिए, मेरे लिए इसको पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी हो मुझे क्या, इतना कहकर शौर्य मछली खाने लगता है। गुंजन शौर्य को बताती है, वैसे मेरे और लायन किंग के बीच ज्यादा अंतर नहीं है, अगर मेरे पास सील टेक्निक होती तो मैं उससे हारती ही नहीं। शौर्य उसे बताते हुए कहता है, वैसे तुम्हारा आखिरी हमला काफी ताकतवर था, अगर वो उससे नहीं बचता तो उसके सिर के 2 टुकड़े हो जाते, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर गुंजन शौर्य से पूछती है, किस लिए मदद करोगे? शौर्य जवाब देता है, क्योंकि अब हम दोनों दोस्त हैं। दोस्त? गुंजन पूछती है। शौर्य जवाब देता है, हाँ। शौर्य ने इतना ही जवाब दिया था, तभी उन्हें बाहर से मॉन्स्टर्स की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। मॉन्स्टर की आवाज सुनकर शौर्य और गुंजन दोनों चिंता में आ जाते हैं। शौर्य चौंक कर चिंता करते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अपने सारे निशान मिटा दिए थे, ये यहाँ नहीं आ सकते थे, तो फिर ये यहाँ कैसे आ गए? गुंजन चुप नजरें नीचे झुकाए बैठी हुई थी। ये देखकर शौर्य उससे कहता है, अब ये मत कहना कि तुम यहाँ से बाहर गई थी। गुंजन शर्मिंदा होते हुए बताती है, तुमसे पहले मैं बाहर नहाने के लिए गई थी। ये सुनकर शौर्य लंबी सांस लेता है, पर गुंजन से कुछ नहीं कहता। शौर्य अपनी तलवार बाहर निकालते हुए कहता है, ठीक है, तुम यहीं अंदर रहना, यहाँ से कहीं मत जाना, मैं इन जानवरों को सबक सिखाने के लिए जाता हूँ। इतना कहकर शौर्य वहां से जाने लगता है। गुंजन भी खड़ी हो जाती है और शौर्य के पीछे आते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी कम शक्तियों से तुम उनसे नहीं लड़ पाओगे, इसलिए मुझे जाने दो। शौर्य एकदम से रुककर उससे कहता है, तुम बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, अगर तुम बाहर आई तो वो यहाँ ज्यादा से ज्यादा आते रहेंगे और फिर हम दोनों ही मारे जाएंगे। इतना कहकर शौर्य सीधा बाहर की तरफ भागता है। इतनी कम उम्र होने के बाद भी ये सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बारे में ही सोचता है। अगर तुम्हें ज्यादा ही ताकतवर महसूस हो रहा है तो जाओ और अकेले लड़ो, गुंजन थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है। तभी बाहर से डायनासोर मॉन्स्टर की बहुत जोर से आवाज आती है। हाँ। आवाज सुनकर गुंजन थोड़ी चिंता में आ जाती है और वो गुफा के अंदर ही इधर से उधर चिंता करते हुए डोलने लगती है। एक डायनासोर मॉन्स्टर गुफा के बाहर ही था और महक सूंघते हुए उसी तरफ आ रहा था। शौर्य भी तेजी से भागते हुए बाहर आ जाता है और शौर्य को देखकर वो डायनासोर मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है, हाँ। शौर्य तुरंत अपनी तलवार बाहर निकालकर अपनी आग भी बाहर निकाल लेता है और उससे लेने के लिए तैयार हो जाता है। शौर्य के ठीक पीछे ऊपर एक दूसरा डायनासोर मॉन्स्टर भी था, जो पीछे से सीधा शौर्य पर वार करने के लिए उसकी तरफ कूद जाता है। शौर्य को तुरंत उसका एहसास हो जाता है और वो अपने हाथ से आग छोड़कर उसे पत्थर पर दे मारता है। तभी पहले वाला डायनासोर शौर्य को टक्कर मार देता है। शौर्य भी गुफा की दीवार पर जोर से जाकर लगता है और उसे थोड़ी चोट लग जाती है। जैसे ही डायनासोर शौर्य पर वार करने के लिए दोबारा आता है तो शौर्य उठकर उसके ऊपर से उछल जाता है और बच जाता है, लेकिन तभी दूसरा डायनासोर शौर्य पर वार करने के लिए आता है। शौर्य अपनी तलवार से उस पर वार मारता है और तलवार के वार से वो डायनासोर दूर जाकर गिरता है। इस बार वो भी घायल हो जाता है।
तभी पहले वाला भी शौर्य की तरफ तेजी से झपट्टा मारता है और शौर्य उस पर अपनी आग का हमला करके उसे भी दूर फेंक कर मारता है, लेकिन शौर्य की शक्ति के आगे वो काफी ताकतवर थे, उन्हें शौर्य के वार से इतना कुछ नहीं हुआ था, ऊपर से वो दो थे। वो दोनों शौर्य को दोनों तरफ से घेर लेते हैं और शौर्य उनके बीच में फंस जाता है। तभी वो दोनों एक साथ शौर्य पर दोनों तरफ से हमला करते हैं, शौर्य हटकर बच जाता है और उन दोनों के सिर आपस में टकरा जाते हैं। इस बार दोनों को दर्द का स्वाद अच्छा खासा आता है, लेकिन दोनों गुस्से से भी भर जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं हा। वो दोनों शौर्य के ठीक सामने थे और दोनों ही हमला करने के लिए तैयार थे, इस बार वो अपने नुकीले पंजों को भी तैयार कर लेते हैं। शौर्य भी अपनी आग फिर से बाहर निकाल लेता है, दोनों तेजी से शौर्य की तरफ झपटे हैं, शौर्य उनसे बचते हुए उन पर हमला करता है, पर शौर्य के चेहरे पर हल्का सा पंजा लग जाता है। शौर्य अपनी आग के वार से दोनों को ही दीवार में एक साथ देकर मारता है, लेकिन वो फिर से खड़े होकर शौर्य की तरफ हमला करने के लिए भागते हैं। इस बार वो हमला करने का तरीका बदल लेते हैं, पहले एक वार करता है और जैसे ही शौर्य उससे बचता है तो दूसरा शौर्य पर वार कर देता है और शौर्य वहां से सीधा नीचे जाकर गिरता है। दोनों डायनासोर भी नीचे शौर्य की ही तरह कूद जाते हैं, शौर्य घायल हो गया था पर वो उठकर बच जाता है और गुस्से में कहता है अब बस बहुत हो गया। इतना कहकर शौर्य अपनी तलवार को जमीन के अंदर गाड़ देता है और अपने शरीर से सारी पौवा बाहर निकालने लगता है। शौर्य अपनी ताकत अपने सीधे हाथ में भरता है और जैसे ही एक डायनासोर हमला करने के लिए आता है तो शौर्य सीधा अपना मुक्का उसके गले पर जोर से मारता है। मुक्का लगते ही डायनासोर वहां से दूर जाकर गिरता है और फिर उठ नहीं पाता, ये देखकर दूसरा डायनासोर गुस्से में शौर्य पर जोर से चीखता है हा। वो भी सीधा शौर्य पर हमला करने के लिए भागते हुए आता है, शौर्य की शक्ति कमजोर पड़ गई थी लेकिन वो उसे दूर से ही हवा में उठा लेता है और जमीन पर इधर से उधर पटक पटक कर मारता है। शौर्य उस डायनासोर की हालत खराब कर देता है और फिर अपनी तलवार लेकर उन पर टूट पड़ता है। गुफा के अंदर गुंजन बार बार चिंता करते हुए इधर से उधर घूम रही थी, क्योंकि शौर्य को बाहर गए काफी देर हो गई थी, इसलिए वो अब अपने आप को ज्यादा नहीं रोक पाती और अपनी तलवार बाहर निकाल कर जैसे ही वहां से बाहर जाने की कोशिश करती है तभी घायल शौर्य अंदर आ जाता है। शौर्य की हालत काफी खराब थी, उसकी ताकत तो खत्म हो ही गई थी पर इसके साथ में वो घायल भी हो गया था। शौर्य को ऐसे देखकर गुंजन चिंता में आ जाती है और उसकी तरफ भागते हुए पूछती है युग क्या तुम ठीक हो? गुंजन शौर्य के पास आ जाती है और शौर्य घायल होने के साथ साथ शक्ति खत्म होने की वजह से लंबी लंबी सांस लेते हुए बताता है तुम बाहर मत जाना, बाहर बहुत खतरा है, अगर एक और मॉन्स्टर यहाँ आया तो मैं मर सकता हूँ। ये कहते हुए शौर्य का सिर घूम रहा था और वो एकदम से बेहोश होकर नीचे गिरता है, लेकिन तभी गुंजन उसे संभाल लेती है। गुंजन शौर्य को वहां से उठाकर अंदर की तरफ ले जाती है और शौर्य के घावों पर दवाई लगाती है। शौर्य काफी देर तक ऐसे ही बेहोश पड़ा रहता है और गुंजन उसके पास ही बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद शौर्य को होश आना शुरू होता है और उसकी आंखें खुलने लगती है। गुंजन उसे सहारा देकर बैठाते हुए पानी पिलाती है, जिसकी वजह से शौर्य को खांसी उठ जाती है। शौर्य खांसते हुए कहता है अरे तुमने तो मुझे खांसी ही उठवा दी। शौर्य बैठा हो जाता है और गुंजन उससे पूछती है क्या तुम अब ठीक हो? शौर्य जवाब देते हुए बताता है हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्र है कि वो बस लेवल 2 के ही मॉन्स्टर थे, अगर उससे ऊपर के होते तो मैं नहीं बच पाता। इस पर गुंजन थोड़ी उदास होकर कहती है मैंने सोचा नहीं था कि ये सब ऐसे खत्म होगा। ये सुनकर शौर्य बताता है ये मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि वहां दो है, फिर मुझे इतनी मार नहीं खानी पड़ती। ये सुनकर गुंजन भी हंसने लग जाती है। शौर्य उठने की कोशिश करता है लेकिन गुंजन उसे उठने नहीं देती और कहती है तुम अब मेरे मरीज हो, इसलिए अब तुम आराम करो और मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराते हुए वहीं बैठ जाता है और गुंजन उसके लिए मछली पकाने के लिए आग के पास चली जाती है। उसे मछली पकाता देखकर शौर्य पूछता है क्या तुम्हें पकाना आता भी है?
गुंजन जवाब देते हुए बताती है, बेशक ये मेरा पहली बार है, इससे पहले आज तक किसी ने भी मेरे हाथ का नहीं खाया, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं अच्छा पका लूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, इतना कहकर शौर्य मेडिटेशन करने लगता है।